अनिल जी, आप सच कहे कि बहुत सारे योजना और ख़ास तौर से मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने वो प्रधान सेवक ही मानते हैं, इसीलिए वो भी गरीब परिवार से आए सो व्यक्ति है, उनको मालूम है गरीबीपन क्या है। इसीलिए जितने भी योजना आज मोदी जी बनाया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा से लेकर जीवन ज्योति या अटल पेंशन या हमारे किसान सम्मान निधि या और मुद्रा हो, आयुष्मान भारत हो, ये सब किन के लिए? गरीब। ये गरीबी में ज़्यादा कौन है? पिछड़ा वर्ग है, दलित है। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप नवभारत समाचार देख रहे हैं। इस वक्त तेलंगाना के दिल यानी कि राजधानी हैदराबाद में हम हैं और इंटरव्यू हो रहा है डॉक्टर के लक्ष्मण जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट भी हैं। सबसे पहले सवाल तो यही आ जाता है कि ओबीसी की स्थिति क्या है, लेकिन उसके पहले कोई भी सवाल करूं तो मैं इनके बारे में थोड़ा ये भी बता दूं कि इसके पहले ये भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे बातचीत करने। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहला सवाल सर, ओबीसी, दलित और स्वर्ण, इन सब के बारे में बात करने से पहले ओबीसी पर कर लेते हैं कि ओबीसी सबसे प्रताड़ित और सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाए तो वो रहेगा, लेकिन दलित और स्वर्ण की जो बात, ज़्यादातर लड़ाइयाँ इन्हीं की चलती हैं। ओबीसी को इतना पीछे क्यों छोड़ के रखा जाता है सर? आप जैसा बोले, इसके पहले जो कांग्रेस सरकार लगभग 70 साल के ऊपर आज़ादी के अंदर 55 साल तो कांग्रेस का सरकार था और एक ही फैमिली का लगभग 40-45 साल वो सरकार में थे। मेरे ख्याल से 1955 जो नेहरू जी का जो सरकार था, पहला कमीशन बिठाया गया पिछड़ा वर्गों के लिए कुछ आरक्षण के बारे में या उनके वेलफेयर के बारे में। तो कमीशन जब रिपोर्ट दिया, ये देश भर में भी केंद्रीय सरकार के अंदर और विद्या संस्था अंदर भी आरक्षण की जब जिक्र किया तो नेहरू जी ने उसको ठुकरा दिया। वहाँ से लेकर इंदिरा गांधी 17 साल सरकार चलाई, पिछड़े वर्ग के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और उसके बाद राजीव गांधी था, कितने भी कमीशन बीच में आए तो रिकमेंडेशन दिए, कभी ये कांग्रेस सरकार पिछड़े वर्ग के बारे में सोचा नहीं। जब मंडल आयु था, लगभग 1990 से अभी आरक्षण जो शुरू हुआ, तब तक कांग्रेस था। कांग्रेस कभी पिछड़ा वर्ग के बारे में, बीसी के बारे में, रिजर्वेशन या उनके उन्नति के लिए कभी सोचा भी नहीं। पहली बार वीपी सिंह वो जनता दल के नाते, बीच जनता के सपोर्ट से जो सरकार आया, तभी मंडल कमीशन बिठाया। बहुत साल के बाद लगभग 1990 से जो आरक्षण शुरू हुआ, 1990 से लेकर आज तक 30 साल वो 27% जो आरक्षण दिया गया वो कभी बढ़ती नहीं हुआ कि वो क्वालिफाइड लोग नहीं मिले थे। 12-13%, 14-15% तक बढ़ती हो रहा था। इसलिए ये पिछड़ा वर्ग का जो मांग था, ये पिछड़ा वर्ग आयु के लिए वो संविधानिक दर्जा देने के लिए, ये 73 इयर्स के अंदर कोई सरकार, पहली बार मोदी जी सरकार उसको संविधानिक दर्जा दिया, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को, ताकि वो जहाँ आरक्षण ठीक से लागू हो रहा या नहीं, अगर नहीं हुआ तो उसके ऊपर कुछ जुडिशियल एक्शन लेने के उतना पावर्स दिया गया। अभी ये 6-7 साल के अंदर इतना आरक्षण का परसेंटेज 27 के अंदर 22%, 23% हो गया। और उसके अलावा पहली बार पिछड़ा वर्गों के अंदर भी जो अति पिछड़ा वर्ग है, ये पिछड़े वर्ग के अंदर भी 15 या 14 जो रिजर्वेशन जो मिल रहा था, उन्हीं में से भी 6 जातियों को फ़ायदा मिल रहा था। उसका भी बारे में कोई सरकार सोच नहीं। पहली बार मोदी जी सरकार एक जस्टिस रोहिणी कमीशन को बिठाकर ये वर्गीकरण के बारे में, बीसीस के अंदर, ओबीसीस के अंदर भी कौन पिछड़ा वर्ग है, अंतिम व्यक्ति कौन है, मोदी जी का यह है कि अंतिम व्यक्ति पहला उसका फल मिलना चाहिए। वो रोहिणी कमीशन बिठाया गया। और हमारा वार्षिक आयु जो क्रीमी लेयर का 4 लाख था, 6 लाख बनाया, अभी 8 लाख का सिफारिश हो गया। उसके अलावा पहली बार जो मत्स्यवारों के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाया गया, अलग बजट दिया गया। इस तरह पिछड़ा वर्गों के लिए मोदी जी सरकार। और सबसे पहले
ये पिछड़ा वर्ग का आदमी एक देश का प्रधानमंत्री बनना, ये लगभग 70 साल के अंदर ये सिर्फ बीजेपी से मुमकिन हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नारा जो है सबका साथ सबका विकास, उसका मतलब SC ST BC सवर्ण वर्ग में भी जो भी गरीब है उनके लिए भी 10% वो आरक्षण वो लागू किया जा रहा है। इस तरह समाज के अंदर जो भी है, गरीब है और पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जाति है, दलित जाति है, उनके लिए आरक्षण के द्वारा उनको उन्नति करने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी पहली बार ये इस वर्ष में लगभग 70,000 छात्र आज नवोदय पाठशाला में, केंद्रीय विद्यालयों में, सैनिक स्कूल में और जुडिशरी में पहली बार उनको OBC के नाते सीट मिल रहा है। लगभग 70,000 छात्र आज फ़ायदा हो रहा है। ये मोदी जी सरकार का देन है। लेकिन सर इस पे कुछ और सवाल मेरे रहेंगे, क्योंकि हाल ही में आपसे बातचीत में मुझे मालूम चला कि आप भी बिहार का दौरा किए थे अभी हाल के चुनाव में। बिहार में मैंने भी सफ़र किया। बिहार में दलित, OBC और एजुकेशंस को लेकर के मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स किए, ग्राउंड रिपोर्ट्स किए। उस दौरान मुझे मालूम चला कि योजनाएं ज़रूर बन जा रही हैं, पर उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट होने में सदियों लग जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि वो योजनाएं ज़रूर बनाई जाती हैं लेकिन धरातल पर उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है? वहाँ पे दलितों की इतनी सारी बस्तियाँ हैं, मैं उनकी बात छोड़ देता हूँ, आज तेलंगाना में आ जाता हूँ, आंध्र प्रदेश की बात कर लेता हूँ, साउथ के और राज्यों की बात कर लेता हूँ। आप देखते हैं कि दलितों को कई ऐसी मंदिरों में घुसने के लिए इतनी सारी तमाम चीज़ें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, कर्नाटक हाई कोर्ट तक गया। क्या ऐसे दिखते हैं कि जो योजनाएं बन रहे हैं उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, और लागू किया जा रहा है तो जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं वो जानबूझकर उसे आगे आने नहीं दे रहे हैं? अनिल जी, आप सच कहे कि बहुत सारे योजना, और ख़ास तौर से मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने वो प्रधान सेवक ही मानते हैं, इसीलिए वो भी गरीब परिवार से आए सो व्यक्ति है, उनको मालूम है गरीबीपन क्या है। इसीलिए जितने भी योजना आज मोदी जी बनाया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा से लेकर जीवन ज्योति या अटल पेंशन या हमारे किसान सम्मान निधि या और मुद्रा हो, आयुष्मान भारत हो, ये सब किन के लिए? गरीब। ये गरीबी में ज़्यादा कौन है? पिछड़ा वर्ग है, दलित है। और जितने भी आज योजना, और प्रधानमंत्री का पहली बार जो आज ज़ीरो बैलेंस से आज बैंकों में खाता खोले कई करोड़ों लोग। कोरोना कालखंड में हम देखे जब 500 रुपये मोदी जी सरकार गरीब के लिए जो भेज रहे थे, सीधा सीधा उनके बैंक के खाते में पहुंच रहा था। यही राजीव गांधी के सरकार के ज़माने में राजीव गांधी प्रधानमंत्री के नाते बताया कि हम दिल्ली से अगर 100 रुपये भेजेंगे तो जहां आदमी को पहुंचना है वो 15 रुपये पहुंचता, बाकी 85 रुपीज़ तो दलाली खा लेता। अभी ये ख़त्म हो गया, मोदी जी आया, पूरा दलाली ख़त्म हो गया, बीच वाला कोई फ़ायदा नहीं, कोई कमीशन नहीं। इसीलिए आज जितने भी योजना बने, आप बोले थोड़ा ब्यूरोक्रेसी है, उतना आसानी से वो योजना गरीब आदमी तक, अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचा सकते। मगर जहां भी हमारे बीजेपी का सरकार है वहां ये लोगों का भागीदारी है, उनके कल्याण के लिए जो भी योजना बना रहे उनको पहुंचा जा रहा है। इसलिए उनका समर्थन मिलने से ही हम लगभग 18 राज्यों में, प्रदेशों में हम सरकार बन सके। दक्षिण में समय लग रहा है क्योंकि आज यहाँ पे जातिवाद ज़्यादा है, प्रांतीयवाद ज़्यादा है, भाषावाद है। इसलिए हम मोदी जी ने जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ओबीसी मोर्चा का हम यही अभी हमारा दृष्टिकोण है कि जो भी मोदी जी का, बीजेपी का, इंडिया सरकार का गरीब के लिए योजना है वो अंतिम व्यक्ति के लिए पहुंचाने के लिए हम एक ब्रिज के नाते ओबीसी मोर्चा काम ज़रूर करेंगे। यहाँ दक्षिण में भी, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बाकी राज्यों में ये पिछड़े वर्ग को समर्थन लेकर हम ज़रूर यहाँ भी सरकार बनाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले दिनों में कर्नाटक के बाद दक्षिण में, तेलंगाना में सरकार बने, क्योंकि यहाँ पे भी 50% के ऊपर आज पिछड़े वर्ग का आज जो पॉपुलेशन है उनका अगर हम विश्वास अगर हम जीत ले, ज़रूर हमारा सरकार बनने का। और हमारा ओबीसी मोर्चा का जिम्मेदार है मोदी जी सरकार का जितने भी योजना है इनके कल्याण के लिए वो पहुंचाएंगे। जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया पिछड़ा वर्ग के लिए वो सब भी हम पहुंचाने के लिए हम योजना बना रहे, प्रोग्राम। अभी मैं अध्यक्ष बनने के बाद लगभग 8 प्रदेशों में मैं घूम के आया हूँ। बिहार गया, बंगाल गया, कर्नाटक गया। ये राज्यों में अभी लोगों में आज सोचने लगे, उत्तर भारत में जिस तरह आज पिछड़ा वर्ग का समर्थन मिलने से सबसे ज़्यादा MLA, सबसे ज़्यादा MP, आज हमारे सरकार में मुख्यमंत्री ओबीसी का,
भारतीय जनता पार्टी की ओर से बने। हमारे ये जो भी प्रांतीय पार्टी है वो पूरे परिवारवाद पार्टी है, वो परिवार के हित के लिए सोचेंगे। मगर मोदी जी हो, बीजेपी हो, पूरा देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए सोचने वाले पार्टी हमारा है। देखिए, विसंगतियां तो बहुत सारी हैं। थोड़ा सा अगर साउथ के राज्यों में आदमी आता है तो किन्हीं नेताओं में कुछ ईमानदारी के कुछ एक गुण होते हैं जिन्हें लेकर के बहुत सवाल उनसे उस तरीके से नहीं बन पाते हैं। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, एक ईमानदार नेता के रूप में आपकी छवि रही है। मैं करीब 2017 में भी एक बार हैदराबाद आया था, तब भी और आज भी। लेकिन जब आप उत्तर भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे कई सवाल बनते हैं, सवाल ख़त्म ही नहीं होते हैं वहाँ के बीजेपी के नेताओं से, वो चाहे मंत्रालय के लेवल के नेता हों, विधायक के नेता हों या फिर संसद के रूप में हों। बावजूद इसके मैं अब बंगाल की तरफ बढ़ूँगा आपसे, और आप 2 बार दौरा कर चुके हैं बंगाल का। 10 साल से ममता की सरकार है वहाँ पे। कितना विश्वास है आपको कि इस बार आप वो सरकार हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर लेके आ सकते हैं? और अगर लेके आते हैं तो वहाँ पे ओबीसी और दलितों के लिए कितना उत्थान आपके नज़र में हो सकता है? ईमानदारी से आपका जवाब चाहूँगा। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनना ज़रूरी है, ये 100% ये होने वाला है। हम जो हमारा टारगेट जो है 200 सीट हासिल करेंगे। अभी लोग थक गए ममता जी के सरकार के जो भी रवैया अपना रही है, वो संतुष्टिकरण विधान, वो कभी वो इन्फिल्ट्रेशन के बारे में, कभी मुसलमान के बारे में, यहाँ इतना तक वहाँ सरकार है। कोई भी अगर आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दे लेके लोगों के पास गए, उनके ऊपर केस बनाना, उसके ऊपर केस दर्जा करके सताना, उसके अलावा वहाँ के हिंदुओं में इतना आक्रोश है, माँ दुर्गा का भी पूजा करना नामुमकिन हो गया। और वो भी सी जो बंगाल में मैं जो 2 बार मेरा दौरा हुआ, तो जब पूछताछ किया तो ज़्यादा करके मुस्लिम समाज को ओबीसी में जुड़ाया गया, और ओबीसी में जोड़ने के बाद में उसमें ओबीसी में अलग लगभग 17% रिजर्वेशन ओबीसी मुस्लिम के लिए है, बाकी कुछ जो भी बचा कचा वो ओबीसी हिंदू के लिए। इतना संतुष्टिकरण जो लोगों में आक्रोश है। आज माइनॉरिटी के नाम पे मुसलमान तो अपना जो भी है इंसेंटिव्स है या सरकार के ओर से जो योजना है वो फ़ायदा होता है, फिर अलग ओबीसी के नाम पे ये डबल जो बेनिफिट है, ये पूरा लोगों को अभी जानकारी होगा। ये ममता जी ये सही में ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, सिर्फ संतुष्टिकरण विधान, मुस्लिम को संतुष्टिकरण करना, वोट बैंक राजनीति चलाना, अपना गद्दी कायम रखना। मगर आज तो उसमें डेवलपमेंट ख़त्म हो गया या गरीब का वेलफेयर भी ख़त्म हो गया, सिर्फ अभी वहाँ गुंडाराज चल रहा है। आपके कहने का मतलब तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में विपक्ष जिस तरीके से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, और एक तरह से देखें तो अभी हाल ही में खबर भी आई थी कि एनसीपी के नेता शरद पवार जी वो भी बंगाल के दौरे के लिए निकल रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ की वो चाह रहे हैं कि शिवसेना और तमाम जो विपक्ष हैं वो सब कोई मिल के वहाँ पर चुनाव लड़े। असदुद्दीन ओवैसी जो यहीं के सांसद हैं, आपके सांसद हैं, वो भी लगातार वहाँ जा रहे हैं, बिहार में 5 सीटें भी लेके आए हैं। तो कितना चीज़ें बदलेंगी असदुद्दीन ओवैसी के वहाँ पे जाने से, अगर बसपा समर्थन देती है जो मायावती की पार्टी है, या फिर जो महाराष्ट्र से चल के आते हैं शिवसेना एनसीपी, क्या बदलेगा? कितना मुश्किल भाजपा के लिए हो सकता है? ये कितने भी पार्टी आने दो, कितने भी राजनीतिक दल वहाँ काम करने के लिए आओ, चुनाव लड़ने के लिए आओ, लोग तो विकल्प तो बीजेपी के ओर ही देख रहे। टीएमसी का जब लोग वामपंथी से तबाह हो गए, तंग हो गए, तो टीएमसी के ऊपर ये विकल्प सोचे थे, मौका दिया, 1 बार नहीं 2 बार। मगर ये वामपंथी के नज़रों में जिस तरह लोगों के नज़रों में वामपंथी का सरकार चला, उसी तरह ये चला रही है। वही अभी अपना डेमोक्रेसी खत्म हो गया, डेमोक्रेसी की बात ही नहीं बोलती है। इसीलिए विकल्प के नाते बीजेपी अकेली आज लिपट सकती है टीएमसी को, और लोगों के पास आज केंद्र में सरकार है और केंद्र से जो भी योजना बना रहे। अरे ताजुब है, लगभग 70 लाख किसान आज ममता बनर्जी के लिए, ममता दीदी के वास्ते अपना किसान सम्मान निधि जो है अब खो जा रहे। वो बोलती है कि हमको ज़रूरत नहीं है किसान सम्मान। 70 लाख किसान पूरा देश भर में साल में 6,000 रुपये, और किसान को मुफ्त में मोदी जी सरकार जो दे रहा है वो सरकार मानती नहीं, हमको ज़रूरत नहीं है। ये लोग आपस में ऐसा करना और लोगों के हित के लिए जो काम कर रहे हैं मोदी जी सरकार, उसके खिलाफ करना आपके राजनीति के लिए ये कोई नहीं चाहता है। इसलिए लोग बात किसानों की आई है तो
चलते चलते मुझे लगता है कि बिना उनके ये इंटरव्यू शायद पूरा ना हो पाए। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बार और एक शब्द में जानना चाहूँगा, वो तो हम लोग पढ़ के आ ही रहे हैं बावजूद, डेमोक्रेसी सर क्या है? देखो, किसानों के हित के लिए पहले दिन से जब मोदी जी सरकार बना है, स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश हो, डेमोक्रेसी सर, डेमोक्रेसी बिल्कुल क्यों। आज देखो, पार्लियामेंट में चर्चा करके, डिबेट करके, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, जब वामपंथी वाले पूछ रहे थे ओपन मार्केट में भी मौका मिलना चाहिए किसानों के जो अपना प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए, ये सब जो जितने दल मोदी जी सरकार आने से पहले कहते गए, बताते गए, जब मोदी सरकार आने के बाद जो लागू किया तो नफरत। लेकिन मैं जब बीच में हम लोग की डेमोक्रेसी की बात आई थी तो मैं इसलिए इसको लेके आ गया कि जिस डेमोक्रेसी में आप बंगाल की बात करते हैं कि 70 लाख किसानों को वो सुविधाएं, नुकसान नहीं मिल पा रहा है, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। करीब लाखों किसान पिछले 45 से 48 दिनों से दिल्ली में तमाम बॉर्डर्स पे, वो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, मैं इन बॉर्डर्स पे जाके रिपोर्ट्स भी करके आ चुका। क्या दिक्कत है कि उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है? अगर किसी भी लोकतंत्र में आपकी जो जनता है, वो जनता कह रही है कि मुझे इस तरह का कानून अगर नहीं चाहिए, और एक जनता नहीं, कम जनता नहीं, पूरा उमड़ के अगर सामने आके कह रहा है किसान कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो आखिर क्या दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्ती वो चीज़ थोपने के लिए लगी हुई है? 4 मांगे हैं सर उनकी। एक तो एमएसपी पे कानून रहे, दूसरा मंडियों को ख़त्म ना किया जाए, तीसरा पराली जब जलाया जा रहा है तो उसके लिए जो केस हो वो ना हो। तो आखिर दिक्कत क्या है कि एमएसपी का कानून एक कागज़ लिख के क्यों नहीं दिया जा सकता सर? अनिल जी, असलियत तो आपको जानकारी है। पूरा देश भर के किसान वहाँ पे दिल्ली में, मुझे कोई असलियत नहीं, इसलिए मैं बताऊँ असलियत क्या है। वो पंजाब के किसान थोड़े, हरियाणा के थोड़े, पूरा देश भर के किसान तो खुश है, इसलिए कि ये जो मांग जो है किसानों का, वो क्या चाहते हैं कि 9 बार चर्चा हुआ। पहली बार एक सरकार, केंद्र सरकार 9 बार उनके साथ आपस में बैठकर चर्चा किए। ये अमित शाह जी, गृह मंत्री और कृषि मंत्री तोमर जी और हमारे मंत्री कमेटी जो बना के पीयूष गोयल जी, बार बार उनका यही मांग है कि जो भी आज पार्लियामेंट में एक्ट बना उसको ख़त्म करो। मतलब क्या है, इसलिए आज एमएसपी का पूरा हक अपने अपने राज्यों में एमएसपी ज़रूर रहेगा, वो हटाया नहीं जाएगा। बिल में कहीं सावधान कहीं भी बताया नहीं कि एमएसपी हटाएगा, और मंडी भी चलेगा। मुझे बताओ, ये लागू होने का, कृषि बिल पास होने का, ये मंडी अगर कहाँ से भी निकालो मुझे बताओ, कोई भी मंडी खत्म नहीं हुआ, मंडी चला रहे जा रहे। तो मंडी वाले को इसको खत्म करने नोट लिख के देने में क्या दिक्कत है कि एमएसपी कानून रहेगा? अगर मैं तेलंगाना गवर्नमेंट की बात करूं, आपकी सरकार की, यहाँ की, तो आप लोगों को मालूम है आपकी सरकार भी अगर तेलंगाना में आएगी, बावजूद आप लोग रेट यहाँ पे ऑलरेडी एमएसपी ज़्यादा देते हैं, तो आप लोगों के यहाँ कोई झमेला नहीं है एमएसपी को लेकर के। चाहे आप अगर तेलंगाना के हिसाब से पंजाब के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के किसानों को देखें तो आप इस बात से एग्री जरूर करेंगे सर कि वहाँ के लोगों की एमएसपी कम होती है यहाँ के मुकाबले, तेलंगाना के मुकाबले। आप इस बात को एग्री करेंगे सर? जिम्मेदारी किसका है? वहाँ प्रदेश सरकार का है एमएसपी देना, बोनस। इसका मतलब योगी सरकार, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जिम्मेदार है। हाँ, इसके लिए वो भी सोचना है। यहाँ पहले क्या, हमारा तेलंगाना सरकार भी विरोध किया था, जो कृषि बिल पास हुआ था उसके विरोध किया था, बंद में शामिल हुआ था। बाद में पता चला उनके साथ कोई यहाँ किसान उनके सरकार के साथ है ही नहीं। तेलंगाना में भी अकेले गया, बताया, विरोध करे पार्लियामेंट पे। बाद में हुआ क्या, कई प्रदेश में, कई देश भर में कई किसानों का आंदोलन नहीं हुआ, और इतना स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश था, और बड़े बड़े किसान नेता, किसान के संगठन जो भी है वो पूरे समर्थन कर, क्योंकि किसान जो फसल बेचने का कहीं उनको अगर स्वेच्छा दिया गया तो गलती क्या है? एक व्यापारी अपना जो किसान के साथ वो खरीद कर वो देश भर में नहीं, विश्व भर में कहीं भी बेच सकता, वो फ़ायदा ले सकता, और एक ख़त्म हो जाता। तो किसान को भी क्या है, मंडी में अगर अच्छा दाम आया तो मंडी में बेच सकता। कोई ये पाबंदी नहीं है कि ओपन मार्केट में बेचना, मंडी में नहीं बेचना, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बढ़ गया उनका, ओपन मार्केट में भी बेच सकते, और ओपन मार्केट में भी इतना मौका दिया गया, कहाँ दाम अच्छा है वो देख सकता है।
वो जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ का किसान, तेलंगाना का किसान कहीं उत्तर प्रदेश में उसका फसल का अच्छा दाम मिल रहा तो कंप्यूटर में, ऑनलाइन में पता कर ले सकता, ऑनलाइन में। और कोई व्यक्ति भी पहले ही किसान से बातचीत कर कर, अग्रीमेंट कर कर, पहले वो देकर पूरे किसान के हित के लिए, और किसान के अग्रीमेंट में भी किसान को फ़ायदा हुए से जैसे वैसा जो बिल लाया गया, मगर उसको भी आज वजह क्या है, एमएसपी ख़त्म नहीं हो जाएगा और मंडी ख़त्म नहीं हो जाएगा, और उसका अलग एक स्वेच्छा दिया गया कि ओपन मार्केट में बेचने का। हाँ, लेकिन अभी आपने जो मुझे समय दिया था वो भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके मैं इसमें वो एक सवाल जोड़ देना चाहता हूँ कि जिन संगठनों ने आपको समर्थन दिया है, भाजपा को जो समर्थन दिया है, उस पर एक न्यूज़ लॉन्ड्री नाम की एक वेबसाइट है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म है दिल्ली में, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पे रिपोर्ट भी किया था। जितने भी संगठन हैं, लगभग संगठन भाजपा से एसोसिएटेड हैं, उनकी लेटर पैड पे भाजपा की फ़ोटोज़ हैं। आप वो रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, मैं सर फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, टीआरएस सरकार से तो हमारा तो यहाँ चल रहा विरोध है, मालूम है ना आपको। हम तो यहाँ विकल्प के रूप में बीजेपी उभर रही है तेलंगाना में। पहला टीआरएस यहाँ का वो कृषि बिल को विरोध किया और बंद में शामिल हुआ। बाद में अभी बताया कि हम भी समर्थन देंगे, मोदी जी का जो कृषि बिल लाया वो किसान के हित के लिए। अभी उसको ज्ञानोदय होगा, समय लगेगा, मगर थोड़े ऐसे लोग हैं उसको भटकाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये भी पता चला वो आंदोलन में क्यों खालिस्तान का नारा लगता है, कोई पाकिस्तान का नारा लगता है, कोई जेल में कोई आतंकवादी उसकी छुड़ाने के लिए नारे लगते, मतलब क्या है? किसान के हित के लिए आज जो मोदी जी सरकार बार बार सोचती और बार बार बैठने के लिए 9 बार सोच विचार किया, आपस में बैठने के लिए तय किया और चर्चा भी हुआ। इसलिए एक बार किसानों का वहाँ एक बार हुआ था। हाँ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है या नहीं ओपन मार्केट में, है ना? पिछले चुनाव में अभी कांग्रेस कैसा समर्थन करती है उसको, और कम्युनिस्ट का भी था ओपन मार्केट, ममता जी दीदी का इसमें भी था, हम सरकार में आएंगे तो ओपन मार्केट किसान का। एमएसपी की गारंटी तो वो लोग कागज पे देने की बात कर रहे थे। नहीं, उससे पहले वो इनका मांग ये है कि जो भी बिल आया उसको बिल्कुल ख़त्म करो, बिल्कुल रद्द करो। चलिए, बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, आपके समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत।